स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे साथ क्लास 9th के स्टूडेंट, बहुत अच्छे छात्र साकिब और कैफ हैं। आप लोग बाबू अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साकिब रहमान है और मेरा घर संग्रामपुर दर्जी टोला और मेरी शिक्षा आधारशिला क्लासेस से होती है। ठीक है। मेरा नाम कैफ आलम है। मेरा घर संग्रामपुर भूसा है और मैं आधारशिला क्लासेस से शिक्षक हूँ। अच्छा, ठीक। साकिब का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है। गोल क्या है आगे का? मेरा गोल आगे चलकर इंजीनियरिंग का है। आपका क्या, आप क्या सोचते हैं आगे चल करके? बिजनेस का सोचते हैं, पैसा कमाना है। बढ़िया। आपने बताया कि इंजीनियर बनना है, तो प्राइवेट लाइन से एक्सेप्ट होगा आपको? बहुत स्कोप है उसमें भी। IIT। ये तो बहुत बढ़िया। IITian बनना है साकिब को, बहुत अच्छा ड्रीम है। मैथ से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, ठीक है? आप बताइए, पाई कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आप बताइए 0.25 और 5 के ऊपर एकड़िंग है, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बदला जा सकता है। 0.8 8 के ऊपर एकड़िंग है, इसका P/Q रूप क्या होगा? 8/9। 8/9 होगा। ठीक है। अच्छा बताइए, आप √9 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? √9 परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, उसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। ax + by² + AX³ + BY। ax³ + by² + cx + d। AX³ + BX² + CX + D। आप बताइए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिस बहुपद में चर का घात कितना हो? 1 हो। जिस बहुपद में चर का घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद है। अच्छा साकिब, सभी अचर पद जो है, ये कौन बहुपद है? सभी अचर पद शून्य घात का बहुपद। शून्य घात के बहुपद है। ठीक है। x - 1/2 का शून्य क्या होगा? 1/2 + 1/2। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। अब बताइए बाबू, 9 का पावर अगर 1/2 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। क्या इनका उत्तर सही है? जी। ठीक है। अब बताइए, 125 का पावर यदि 1/3 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। ठीक। √144, इसका मान क्या होगा? 12। केवल +12 या ±12? ±12। प्लस में भी 12 और माइनस में भी 12। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। अच्छा, 0 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया है। लिखा जा सकता है। अच्छा, आप बताइए, 0/5 का वैल्यू कितना होगा? 0। 5/0 का अपरिभाषित होगा। ठीक है। 7x² को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे?
केवल 7x स्क्वायर है। 7x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। 0, ठीक है, ठीक है। 1/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? शांत। शांत होगा। 3/12 का शांत होगा या अशांत होगा? इसका अशांत होगा। सोच के बताइए। 3/12 शांत होगा इसका। इसका पहला क्योंकि ये संक्षिप्त रूप इसका संक्षिप्त न्यूनतम रूप 1/4 हो जाएगा। 1/4। कब होता है शांत दशमलव प्रसार? जब हर का 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होता है तब वो शांत होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? नहीं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। नहीं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n स्क्वायर। सम संख्याओं का n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1। n इंटू 1 प्लस 1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। अब बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। अब बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात क्या होगा? 1:2। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य? भाज्य 2:1। 2:1। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए साकिब, 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4। 1/4 होगा। कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। इसको आप अरेंज करके बताइए एक चर वाले रैखिक समीकरण में। दो संख्याओं का योगफल 20 है। कैसे इसको मानेंगे? माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या हो जाएगा X। x और दूसरी संख्या 20 - x। ठीक है, और हाँ ठीक है। अगर वही दो चर में लेना होता है इसको, तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, y तो x प्लस y बराबर 20। 20। 3/4 के समतुल्य एक परिमेय संख्या बताइए। 4/3। ना वो तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। आप बताइए 3/4 के समतुल्य। 30/40। 30/40। आपने 10 से दोनों में गुना कर दिया। किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुना करके उसके समतुल्य प्राप्त किया जा सकता है। आप 10 से करें या 2 से करें या 4 से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। अब बताइए आपके x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड बताइए क्या होगा? 5x प्लस 5 और x प्लस 3। इंटू x प्लस 3। ठीक है, वेरी गुड। बढ़िया है मैथ्स का कंडीशन आप लोग का। कैप का भी ठीक है, आपका भी बहुत अच्छा है। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ। भोजन का पचना कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आप बताइए, लोहे में जंग का लगना कौन परिवर्तन है? लोहे में जंग रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। पानी का बर्फ बनना? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि फिर बर्फ से पानी में बदला जा सकता है। पेड़ के पत्तों का सूखना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। पीतल और आर्सेनिक में तत्व कौन है? पीतल और आर्सेनिक में तत्व कौन है? आर्सेनिक। ठीक। मिट्टी और समुद्र जल, इन दोनों में विलयन कौन है? विलयन। मिट्टी और समुद्र जल में विलयन कौन है? समुद्र जल। समुद्र जल विलयन है। विलयन कैसे बनता है? विलयन विलायक और विलय के मिलने से विलय और विलाय के मिलने से विलयन बनता है। बनता है। ठीक है।
ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि इनमें किसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस की, द्रव की, गैस की? ठोस की। ठोस की, ठीक है। जिस तापक्रम पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, द्रवनांक या क्वथनांक? क्वथनांक। क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। नमी में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, एक निश्चित अवस्था में बने रहना, या आयतन होना? निश्चित अवस्था में बन रहा हूँ। ठीक। किसी द्रव्य के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, अनुभार या घनत्व? किसी द्रव्य के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, अनुभार या घनत्व? अनुभार। क्या कहलाता है जी, आप बताइए। किसी द्रव के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, अनुभार सही उत्तर है या घनत्व? घनत्व। हाँ, घनत्व ही सही उत्तर होगा जी। कि इनमें कौन ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन या गंधक? नेफ्थलीन। गंधक होगा इसका। जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, हवा से, जल में घुले ऑक्सीजन से? जल में घुले ऑक्सीजन से। ठीक। अब बताइए साकिब की निम्नांकित में वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ऑप्शन है द्रव की प्रकृति, द्रव का तापक्रम, वायु का वेग, इनमें सब है। इनमें से सब। ठीक। साकिब आप ही बताइएगा, जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक, द्रवनांक या हिमांक? जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू करता है द्रव्यमान, द्रव्यनांक, उसे हम हिमांक कहते हैं। हिमांक। जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। जिस तापमान पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, द्रव ठोस अवस्था में, उसे द्रवनांक बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति? अभिकेंद्र बल का नाम सुने हैं? अभिकेंद्री बल। वो भी एक रीजन है, अभिकेंद्र बल भी। अब बताइए साकिब मुक्त पतन के बारे में बताइए। अब बताइए मुक्त पतन के बारे में। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो उसे हम कहते हैं कि मुक्त पतन। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण। जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, हाँ, उसे गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है तो गुरुत्वीय त्वरण का। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। आप वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होगा? जब वस्तु के द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुना करते हैं तो वस्तु का भार प्राप्त होता है। अच्छा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? शून्य होता है। शून्य होता है, ठीक है। न्यूटन के गति के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जड़त्व की, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? बल गुना संवेग बराबर बल गुना द्रव्यमान। बल गुना वेग वेग बराबर संवेग। वेग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ठीक कार्य है। करता है। आप बताइए बाबू, बल कौन सी राशि है? बल संवेग। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि, ठीक। अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है? अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। असत्य। अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल ही कहते हैं, सही है, असंतुलित बल। संवेग का ये सही मात्रक क्या होगा? संवेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड। हाँ, ठीक है।
केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए कि आप न्यूटन किसका मात्रक है? एन मतलब किस चीज़ का मात्रक है न्यूटन? अब बताइए। बल का। बल का। ठीक है। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखती है उसे किसका जड़त्व कहते हैं? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। शुरू करते हैं। कैफ आप बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1689, 1789, 1889। 1789। ठीक है, आप बताइए बाबू साकिब, जो क्रांति 1789 हुई उस वक्त फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? 2 अरब लिब्रे या 12 अरब लिब्रे या 10 अरब लिब्रे? 10 अरब। ये था 12 अरब लिब्रे। लुई 16 किस राजवंश से संबद्ध था? बेनरिक राजवंश, बेनसन राजवंश या बुर्बो राजवंश? बुर्बो राजवंश। ठीक है, अब बताइए हुआ राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना या कर लगाना? कर लगाना। कर लगाना। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनी, नेपोलियन या लुई 16वां? लुई 16। ठीक है। अब बताइए, राजा से झगड़े के बाद राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी? टेनिस कोर्ट में या राजमहल के सामने? टेनिस कोर्ट। ठीक है। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? 1789, 1774, 1889? 1774। ठीक है, सही है। अब बताइए, स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट, अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, या धार्मिक केंद्रों को कहा जाता था, या फ्रांस का सामाजिक वर्ग का जो विभाजन था उसे कहा गया था? सामाजिक। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। सही है। अब बताइए बाबू कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? विधानसभा ने या राष्ट्रीय महासभा ने या राष्ट्रीय सम्मेलन ने? विधानसभा, राष्ट्रीय महासभा या राष्ट्रीय सम्मेलन? विधानसभा। राष्ट्रीय महासभा ने। निम्नलिखित में कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं था? लुई 16। नहीं था, ये ऑप्शन देखिए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग या सम्राट? सम्राट। सम्राट। ठीक है। हाँ, बस्टिल का पतन कब हुआ? बस्टिल का पतन ऑप्शन है 11 जुलाई 1789, 15 जुलाई 1789, 10 जुलाई 1789? 15 जुलाई 1789। सही है। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी, कुलीन, व्यापारी, किसान? कुली। ठीक है। बस्टिल का किला किस बात का प्रतीक था? ऑप्शन बता रहे, स्वतंत्रता का, सामान्यता का, बंधुत्व का, निरंकुश शक्तियों का? निरंकुश शक्ति होगा। ठीक है। तृतीय स्टेट में इनमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान या कुलीन वर्ग? कुली। कुलीन वर्ग। ठीक है। राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया? 1789, 1799 या 1791? 1789। हाँ, 91। 91। 1791। ठीक है। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? प्रथम। प्रथम। ठीक है, वेरी गुड। आप दोनों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है और इससे स्पष्ट है कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक से हो रही है और यही स्थिरता, यही कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। और प्रतिस्पर्धा दिन पर दिन टफ होते जा रहा है, लेकिन उसके लिए नहीं टफ है जो समर्पित है, जो फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, उसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्ट्रेट है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा ईजी है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई और भी इससे बेहतर होती जाएगी आने वाले समय में। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है।